पे देख सकते हैं आप सभी के लिए मैं हाजिर हूँ लेकर टॉप 40 नर्सिंग एमसीक्यू, जो कि आपके रेलवे नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ये प्रैक्टिस दिलाने के लिए काफ़ी है। डेली शाम में 7 बजे मैं वीडियो आपको डाल रहा हूँ और यह वीडियो नेक्स्ट अब हो चुका है। देखिए, ये वीडियो नंबर आपका 19 नंबर का वीडियो है। इससे पहले 18 तक नहीं देखें तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। प्रतिदिन मैं टॉप क्वेश्चन ला रहा हूँ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, ताकि आप कितना भी तैयारी कर लेते हैं, कितना भी थ्योरी पढ़ लिए हैं, तो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, जितना क्वेश्चन देता हूँ उसमें से 50% भी आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब आप जान सकते हैं डेली प्रैक्टिस यहाँ पे करके। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को यहाँ पे शुरू। तो देख सकते हैं यहाँ पे कहता है, पहला प्रश्न है, ईसीजी पर यू वेव किस इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन में दिखाता है। यानी ईसीजी में यू वेव किस इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन में जो है दिखता है। ठीक है ना। तो हाइपोकैलमिया पोटेशियम की कमी होने पर यू वेव में असंतुलन दिखाई देता है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, समान आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना होता है। तो लगातार आप सभी के सामने ये क्वेश्चन लगातार एक क्वेश्चन आप सभी के सामने तीसरा बार आ चुका है लगातार, तो आप लोग इसका आंसर जान चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, कहता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट जहर का एंटीडोट क्या होता है। यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट मेडिसिन का एंटीडोट क्या होता है। अगर मान गए ऑर्गेनोफॉस्फेट दिए किसी को और उसको जो है टॉक्सिसिटी हो गया, उसको जो है क्या हो गया, उसमें जो है साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल गया, तो उसके लिए एंटीडोट कौन सा देंगे, तो एट्रोपिन देते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए एट्रोपिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलर इंसुलिन का पीक टाइम कितना होता है। रेगुलर जो इंसुलिन व्यक्ति लेता है उसका पीक टाइम कितना होता है, यानी उस इंसुलिन का सबसे ज़्यादा प्रभावशील जो है कितने टाइम में दिखता है। तो 2 से 4 घंटे में सबसे पीक टाइम होता है। ओके, पांचवा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में सबसे पहले बढ़ने वाला कार्डियक मार्कर क्या है। मैं ये भी क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ आप लोग को, तो आप लोग को ये पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर, समान मैप मतलब मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल आर्टेरियल प्रेशर कितना होता है। तो नॉर्मल मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होता है 60 से 100 mmHg होता है। समझ गए, 60 से 100 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, यूनिवर्सल एंटीडोट कौन सा होता है। तो ये भी क्वेश्चन पहले पढ़ा चुके हैं। एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है यह यूनिवर्सल एंटीडोट होता है, यानी पूरे विश्व में इसे माना जाता है। एनाफाइलेक्सिस का प्रथम उपचार क्या है। तो एनाफाइलेक्सिस में फर्स्ट उपचार जो होता है वो होता है एपिनेफ्रिन आईएम। ठीक है, एपिनेफ्रिन दिया जाता है आईएम मार्ग से एनाफाइलेक्सिस के फर्स्ट उपचार में एपिनेफ्रिन आईएम मार्ग से दिया जाता है। ओके, 9वां क्वेश्चन है, साइनोसिस की सबसे विश्वसनीय जगह क्या है। साइनोसिस के सबसे विश्वसनीय जगह क्या है। तो साइनोसिस के सबसे विश्वसनीय जगह जीभ व मुंह की श्लेष्मक झिल्ली होती है। साइनोसिस क्या होता है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो बॉडी में जो है नीलापन पड़ने लगता है, वही साइनोसिस होता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कम होना। तो इसके लिए जांच के लिए सबसे विश्वसनीय जगह जीभ और मुंह का श्लेष्मा झिल्ली होता है। ओके, तभी न जाते हैं तो डॉक्टर कहता है मुंह खोलिए, जीभ निकालिए, देखते हैं। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन इनमें से कौन सा है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इनमें से कौन सा है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि 0.9% वाला जो भी होगा वह आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इन बातें को ध्यान में रखना है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर है, समान सीवीपी क्या होता है। समान सीवीपी क्या होता है। तो नॉर्मल सीवीपी जो होता है 5 से 10 CmH2O होता है। क्या होता है, 5 to 10 CmH2O होता है। इसको ध्यान में करके रखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, इन्फेंट के लिए सर्वोत्तम आईएम साइट क्या होता है। तो इन्फेंट के लिए सर्वोत्तम आईएम साइट इंट्रामस्कुलर साइट जो होता है वास्टस लेटरेलिस होता है। यानी बच्चों के लिए जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा जगह कौन है, वास्टस लेटरेसिस होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसेमिया सचेत रोगी में पहला कदम क्या होता है। तो हाइपोग्लाइसेमिया जो व्यक्ति कॉन्शियस होता है, ठीक है ना, जो व्यक्ति कॉन्शियस है, सचेत है, अचेत नहीं है, तो और उसमें हाइपोग्लाइसेमिया है, ग्लूकोज का कमी हो गया है और वह सचेत व्यक्ति है, तो पहला कदम होता है 15 ग्राम तेज ग्लूकोज देना, ठीक है ना, यानी 15 जो होता है 15 जी तेज ग्लूकोज देना, यानी उसमें हम जो है व्यक्ति को क्या करेंगे, हाई स्पीड से इन्फ्यूजन करेंगे ग्लूकोज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर सेंटिनल लिम्फ नोड सबसे अधिक कहाँ है। सेंटिनल लिम्फ नोड सबसे अधिक कहाँ है, स्तन में है। स्तन में सबसे ज़्यादा सेंटिनल लिम्फ नोड पाया जाता है, इसको भी ध्यान करके रखें। 50 नंबर है ग्लासोकोमा स्केल, जिसे शॉर्ट में ग्लासोकोमा स्केल GCS भी कहते हैं। अधिकतम स्कोर 15 होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, अधिकतम 15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है लेफ्ट साइड हार्ट फेलुअर का प्रमुख लक्षण क्या है, यानी लेफ्ट साइड के अगर हार्ट फेलुअर करता है तो प्रमुख लक्षण क्या होता है, फेफड़ों में पानी, पल्मोनरी एडिमा सबसे प्रमुख लक्षण होता है। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन है लूप डायरेक्टिक कौन सा होता है। तो लूप डायरेक्टिक कौन सा होता है, तो इसमें लूप डायरेक्टिक कौन सा है, तो आपका फुरसामाइड जो दवा है या लूप डायरेक्टिक जो है लूप डायूरेटिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है ड्रॉपलेट जो है मैं बता दूं ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, ठीक है ना, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन किस में होगा। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन यानी ड्रॉपलेट से जो फैलने वाला इन्फेक्शन है, तो उससे जो प्रिकॉशन करना है वो किस में करेंगे, सबसे ज़्यादा टीबी, खसरा, इन्फ्लुएंजा और यहाँ पे चिकन पॉक्स। देख लीजिए, ड्रॉपलेट से टीबी भी फैल सकता है, खसरा भी फैल सकता है, इन्फ्लुएंजा भी फैल सकता है और चिकन पॉक्स भी फैल सकता है ड्रॉपलेट से। बट ड्रॉपलेट प्रिकॉशन किस में सबसे महत्वपूर्ण होगा, इन्फ्लुएंजा में, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है विटामिन के किस क्लॉटिंग फैक्टर के लिए ज़रूरी है। विटामिन के किस क्लॉटिंग फैक्टर के लिए ज़रूरी है। विटामिन के का काम क्या है, ब्लड को क्लॉट करना है, तो किस क्लॉटिंग फैक्टर के लिए ज़रूरी होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग 7, क्लॉटिंग 9, क्लॉटिंग 10। 2, 7, 9, 10 के लिए ज़रूरी होता है, याद रखिएगा। एयरबॉर्न प्रिकॉशन किस में महत्वपूर्ण है, तो एयरबॉर्न प्रिकॉशन आपको टीबी में, चूँकि टीबी वाला जो रोग होता है ज़्यादातर हवा के द्वारा व्यक्ति श्वसन लेता है और उसमें बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं जो इनहेल कर लिया जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति से और उसमें भी टीबी हो जाता है। तो एयरबॉर्न प्रिकॉशन सबसे इसमें जो ऑप्शन है उसमें टीबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 21 नंबर का क्वेश्चन है किडनी फंक्शन का सबसे अच्छा संकेत क्या है। किडनी फंक्शन का सबसे अच्छा संकेत क्या है, सोडियम, क्रिएटिनिन, कैल्शियम और लास्ट ऑप्शन है एल्बुमिन। देखिए, एल्बुमिन तो लीवर के लिए है, ये तो होगा नहीं। सोडियम और कैल्शियम, सोडियम कैल्शियम तो इसमें होता नहीं है, तो इलेक्ट्रोलाइट में होता है। लेकिन मैं बता दूं क्रिएटिनिन एक ऐसी वेस्ट पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, जो किडनी अगर आपका सही से काम, किडनी किसी का सही से नहीं काम करता है तो क्रिएटिनिन सीधा हाई हो जाता है, ठीक है, सीधा हाई हो जाता है। लेकिन किसी का अगर किडनी फंक्शन बिल्कुल ठीक है तो जो क्रिएटिनिन का लेवल है कि 0.6 से लेकर 1.2 तक, इतना तक होता है, इससे ज़्यादा होने पर यह प्रॉब्लम करने लगता है। तो क्रिएटिनिन जो है इतना रेंज से ज़्यादा होने पर दिक्कत देने लगता है। ओके, आगे मैं बढ़ूँ तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस का मुख्य कारण क्या है। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, एसिडोसिस नहीं है, एल्कोलोसिस है, यानी क्षारीयता है। तो जब बहुत ज़्यादा उल्टी होता है, मुख्य कारण मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होने का मुख्य कारण उल्टी होना है, ठीक है, उल्टी होना ही होता है। आगे है 23 नंबर है सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला उपकरण कौन सा है। तो नेजल कैनुला, सिंपल मास्क, वेंचुरी मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क, ठीक है, नॉन रीब्रीद मास्क। तो यही अपना सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला उपकरण है, नॉन रीब्रीदर मास्क, ठीक है, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है
समान पोटेशियम स्तर कितना होता है, तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पहले कि पोटेशियम जिसे के से कहते हैं, इसके बढ़ने से हाइपरकैलेमिया और इसके घटने से हाइपोकैलेमिया। अभी ऊपर पढ़ाए हैं कि अगर पोटेशियम कमता है तो यू वेब जो है आपका क्या होता है, काफ़ी डिविएशन होता है यू वेब में। तो देख लीजिए पोटेशियम का नॉर्मल रेट 3.5 से लेकर 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, इसको ध्यान में करके रखिएगा, 3.5 से 5। आगे मैं बढ़ता हूँ, डीवीटी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस सबसे अधिक किस वेन में होता है, तो जो फीमोरल वेन होता है, पैर की जो वेन होता है उसमें सबसे ज़्यादा डीवीटी होता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होता है। ठीक है, 26 है, हाइपोक्सिया का प्रारंभिक लक्षण क्या है, तो हाइपोक्सिया का सबसे प्रारंभिक लक्षण साइनोसिस, ब्रेडिकार्डिया, बेचैनी, क्लीविंग। देखिए जैसे ही व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी होती है तो सबसे पहले व्यक्ति बेचैनी होने लगता है, व्यक्ति को घुटन होने लगता है, तो ऑक्सीजन लेवल तो धीरे धीरे कमता ही है, बात समझ गए ना। नेक्स्ट है 27 है, बेंजोडाइजापान ओवरडोज का एंटीडोट क्या है, यानी अगर बेंजोडाइजापान अगर किसी को दवाइयाँ दे दिया जाए तो उसके लिए अगर ओवरडोज हो जाए तो एंटीडोट क्या होगा, फ्लूमाजेनिल। ठीक है ना, फ्लूमाजेनिल जो है यह आपका इसका एंटीडोट होता है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ तो 28 है, सीपीआर का पहला कदम क्या होता है, तो सबसे पहले सीपीआर अगर हम सोचते हैं किसी को सीपीआर दे तो सबसे पहला कदम रिस्पॉन्स चेक करें, क्या कोई व्यक्ति ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है तो क्या वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नॉन रिस्पॉन्स है। अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, श्वसन चेक करेंगे, श्वसन चेक करने के बाद हार्ट बीट चेक करेंगे और दोनों अभी रुका हुआ है तो हम व्यक्ति को तुरंत सीपीआर देना प्रारंभ कर देंगे। अगर व्यक्ति रिस्पॉन्स कर रहा है, श्वसन भी चल रहा है, तो फिर सीपीआर हम नहीं देंगे, बात समझ गए। तो सीपीआर यही होता है। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल लाइन डालने की सबसे अच्छी साइट कौन सी है, सेंट्रल लाइन डालने की सबसे अच्छी साइट कौन सी है, तो सब क्लेवियन सेंट्रल लाइन डालने की सबसे अच्छी साइट मानी जाती है, सब क्लेवियन को। नेक्स्ट है 30 नंबर, हाइपोकैलेमिया में कौन सा लक्षण नहीं मिलता है, तो हाइपोकैलेमिया में कौन सा लक्षण नहीं मिलता है, तो देख लीजिए हाइपोकैलेमिया में कौन सा लक्षण नहीं मिलता है, तो अभी ऊपर पढ़ाए हैं यू वेब मिलता है। अब जब यू वेब मिलता है तो मसल्स जो होता है, मसल्स का कंट्रेक्शन नहीं हो पाता है, तभी तो हार्ट पंप नहीं कर पाता है, तो मसल्स वीकनेस होता है, यू वेब देखने को मिलता है। और जो हार्ट का रिदम होता है वो भी सही नहीं होता है, तो डिसरिदमिया भी होता है, तो तीनों तो होता ही है। लेकिन हाइपर रिफ्लेक्सिया जो होता है यह आपका गलत, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इसमें लक्षण नहीं मिलता है। 31 है, पार्कलैंड फार्मूला किसके लिए होता है, तो पार्कलैंड फार्मूला फ्लूइड की आवश्यकता, कोई पेशेंट अगर जल गया है, ठीक है, जल गया है, बर्न कर गया है, तो जले हुए मरीजों के कितना तरल पदार्थ देना है यह तय करने के लिए पार्कलैंड सूत्र जो है आया। ओके, आगे है यहाँ पे 32 है, घाव भरने की पहली स्टेज, यानी घाव भरने की पहली स्टेज जो होती है वह होती है इन्फ्लेमेंट्री घाव भरने की, ठीक है ना, वाउंड हीलिंग की पहली प्रोसेस स्टेज इन्फ्लेमेंट्री होती है। आगे है 33 क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन कैल्शियम बढ़ाता है, कौन सा हार्मोन कैल्शियम बढ़ाता है, तो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है यही कैल्शियम को क्या करता है, बढ़ाता है, पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन। आगे बढ़ता हूँ 34 है, समान मूत्र उत्सर्जन प्रति घंटा कितना होता है या होना चाहिए, तो समान मूत्र उत्सर्जन प्रति घंटा 0.5 मिलीलीटर पर केजी पर घंटा, बात समझ गए ना। यानी अगर किसी व्यक्ति का 60 केजी वजन है तो इसमें 0.5 से आप गुना कर दीजिए तो 5 छक 30 हो जाएगा, यानी आप समझ जाइए कि आपका, समझ जाइए आप लोग जो है यहाँ पे कि 30 एम एल पर घंटा 30 ml पर घंटा व्यक्ति यूरिन उत्सर्जन करता है, समझ गए। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे 30 क्वेश्चन है,
देख लीजिए अस्पताल में होने वाला सबसे आम संक्रमण कौन सा होता है? तो सबसे आम संक्रमण अस्पताल में नोजोकोमियल संक्रमण में यूरिनरी कैथेटर, जो यूरिनरी कैथेटर डालते हैं उसमें थोड़ा सा भी अगर इधर उधर चूक होता है तो उससे इन्फेक्शन व्यक्ति को अंदर हो जाता है, तो इसीलिए इसे सबसे आम संक्रमण का स्रोत माना जाता है। 36 है स्टेटस एपिले देख लीजिए स्टेटस एपिलेप्टिक्स में दवा, ठीक है ना, स्टेटस एपिलेप्टिक्स में कौन सी दवा दिया जाता है? यानी एपिलेप्सी जो होता है, एपिलेप्सी में कौन सी दवा जो है आपको दी जाती है? तो डाइजापाम दवा एक है जो दिया जा सकता है इसमें, ठीक है। 37 है बढ़े हुए आईसीपी का कॉन्ट्रे इंडेक्शन क्या होता है? बढ़े हुए इंट्राक्रैनियल प्रेशर का संकेत क्या होता है? तो जब आईसीपी लेवल बढ़ता है तो संकेत मिलता है ब्रेडिकार्डिया का, हृदय का धड़कन कम होना, ब्रेडिकार्डिया मंद धड़कन होना, ठीक है। नेक्स्ट है 38 नंबर है वारफ्रीन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या होता है? यानी किसी को वारफ्रीन दिए और उसमें ओवरडोज होने से साइड इफ़ेक्ट किया, ओवरडोज हो गया, तो उसके लिए कौन सा एंटीडोट आएगा? तो विटामिन के आएगा। वारफ्रीन ब्लड को पतला करता है और ओवरडोज अगर दे दिए तो उसके लिए विटामिन के एंटीडोट के रूप में काम करता है। 39 नंबर का क्वेश्चन है इंसुलिन की सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की सुरक्षित साइट क्या है? तो इंसुलिन की सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की सुरक्षित साइट क्या है? तो पेट एब्डोमिनल में इंसुलिन देते हैं। ये नाभि है और नाभि के चारों साइड इधर 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 खासकर दोनों साइड और नीचे की तरफ हम सबक्यूटेनियस पेट के एरिया में देते हैं। और आज का यहाँ पे आखिरी और ज़बरदस्त क्वेश्चन है शिशु में सीपीआर के दौरान पल्स कहाँ चेक करते हैं? शिशु में सीपीआर के दौरान सबसे पहले हम चेक करते हैं कि श्वसन और पल्स रेट चल रहा है कि नहीं। तो सीपीआर में अगर बच्चे को हम सीपीआर देना है तो पल्स कहाँ चेक करेंगे? तो ब्रेकियल पर। और यह ब्रेकियल कहाँ होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी देख लिए, यहाँ पे मैं आपको टोटल 40 क्वेश्चन कराया अच्छे लेवल का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है शेयर ज़रूर करें ग्रुप में, लाइक ज़रूर करते अगर हो सके तो, और नए हैं तो सब्सक्राइब तो आपको बनता ही है।